सभी को नमस्ते। मेरा नाम दीपांकर दास, फाउंडर ऑफ अंडमान फर्स्ट ब्रदर इनोवेटिव स्कूल। तो आज के जो मेहमान हैं हमारे बीच में, अभी इन लोग 11th में हैं, तो डिगलीपुर के हैं और इन्होंने 10 में अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे वजह से उनको अच्छा मार्क मिला। तो आज के जो चर्चा है परीक्षा पे चर्चा है। और तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि परीक्षा पे चर्चा की एज ए कोई टीचर से हम लोग लेते हैं। तो मैं ये स्टार्ट किया इसलिए कि बच्चे लोग ये एग्जाम देते हैं और उनको पता है एग्जाम का बारे में, कैसा तैयारी करते हैं और कितना एक्सपीरियंस है उनको, इतना मार्क कैसे उनको गेन किया है। तो वो हम लोग बच्चे से जानेंगे और ये चीज प्रैक्टिकली बच्चे लोगों के पास होना चाहिए। और मैं अंडमान जितना सा 10 में बच्चे हैं, तो ये आप देखिए इनका सेमिनार और इनका बारे में कि इन्होंने कितना मेहनत किया है और कैसे एग्जाम में प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए, कैसे आंसर को लिखना चाहिए कितना सुंदर से, और हर क्वेश्चन को कैसे एक एक टाइप के हिसाब से सजाना चाहिए, वो भी हम लोग आज जानेंगे इनसे। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। तो वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल अंडमान फर्स्ट ब्रदर इनोवेटिव स्कूल में आप लोगों को। और आप लोग आज यहाँ पे आए हैं तो इसके लिए बहुत थैंक यू कि आप लोग काफी अंडमान में करीबन 2.5-3 लाख स्टूडेंट है, तो उनको आप लोग का वीडियो देख के वो लोग मोटिवेशन होंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ उन लोग आप मोटिवेशन करिए कि आपका जर्नी कैसा था, अपना फैमिली में बताइए, अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में क्या करेंगे आगे। ठीक है, अपना आप परिचय दे सकते हैं एक एक जन करके। मेरा नाम कुशाल ओझा, मैं मैं भी 11th में पढ़ रहा हूँ, तो साइंस स्ट्रीम लेके जो पढ़ रहा हूँ। तो मेरे घर में मेरे बड़े भैया है, वो भी बीए कर रहे हैं अभी फिलहाल एमए चल रहा है उनका, बीए खत्म कर चुके हैं। और पापा है, शॉप चला रहे हैं, मम्मी भी है, शॉप में काम करती है। तो मेरा मोटिव ये था, जब मैं 10th में था, पढ़ते वक्त मतलब हमें ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए या फिर मतलब हमेशा भी नहीं पढ़ना चाहिए। आपको जब मन हो आप तब पढ़िए, मगर वो उसको जो है कंसिस्टेंसी एक बना के रखिए। मतलब कभी दिन में 1 घंटा, या अगर आप ऐसा है कि आपको आज मन नहीं, आप नहीं पढ़ना चाहते, तो ठीक है, आप एक दिन रेस्ट ले लीजिए, आप मत पढ़िए, मगर अपने जो माइंड है उसको आप फ्रेश रखने की कोशिश करिए, जिससे कि आपको जो है बाद में कोई चीज का प्रेशर ना पड़े। क्योंकि वो एग्जाम हॉल भी कुछ इसी तरह का था, जब आप अंदर जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं, माहौल थोड़ा अजीब सा था कि हाँ नया नया कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये माहौल मेरे जो पुराने मैं जितने भी एग्जाम्स लिखता था, जब 7th में था, मैं 8th में था, तब उसका माहौल अलग था। अभी यहाँ का जो माहौल है वो बहुत अलग है। तो मतलब उस हिसाब से उस टाइम के टीचर्स अलग थे, अभी जो है स्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि पर, तो आपको वो चीज से डरना नहीं है। आप अपना प्रिपरेशन जो करे है उसको आपको एग्जीक्यूट करना है वहां पे जाके सबसे। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये जो है बहुत कम चीज है। मेरा पढ़ने का उतना मोटिव मतलब जो था कि मैं पढ़ता था, बट जब मन होता था तो मैं उस वक्त पे वो चीज पे ज्यादा फोकस करता था। क्योंकि अगर आपको कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आप उस पर इंटरेस्ट डाल के मतलब उस वक्त उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। जब आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप उस वक्त उस पर ज्यादा फोकस करिए। आप उस टाइम 2 घंटा दीजिए, 3 घंटा दीजिए, या फिर चाहे जितना आपको मन हो रहा है आप उस वक्त पढ़िए। अगर आप बिना इंटरेस्ट के साथ कोई काम करेंगे तो वो आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे सेम जैसा आप चाहते हैं। तो इतना मैं अभी फिलहाल के लिए बोलना चाहूंगा। आगे का तो सोचा है, अभी फिलहाल साइंस स्ट्रीम ली है, तो इसके ऊपर अभी 12th में अच्छा फोकस करने का, 12th में अच्छा करने का ये रहेगा, मोटिव रहेगा। बस, थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम सागर मंडल, मैं मधुपुर स्कूल से मेरा 10th पास करा हूँ। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है कि मैं जब एग्जामिनेशन सेंटर में गया था तो तब मेरा टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट इन सभी चीज़ों के ऊपर आधारित करके मैंने मेरा जो पूरा एग्जाम था वो देने का कोशिश किया था। परंतु तब जो होता है कि हमें एक टेंशन होता रहता है और हमें कैसे एग्जाम लिखना है, उस टाइम में हम लोग को ये पता नहीं चलता है कि हम कैसा लिखते हैं, कैसा एग्जामिनर को अच्छा लगता है हम लोगों का जो कॉपी है। तो इसके लिए हमें कुछ टिप्स को अपनाना चाहिए, जिसके सहायता से हम लोग हमारा जो आंसर शीट है उसको और भी अच्छा से बना सकते हैं, जिसके लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, भैया ने हम लोग को यहाँ पे बुलाया है। तो मैं इन सभी चीज़ों के ऊपर आधारित करके आप सभी को कुछ बोलूँगा आने वाले जो वीडियो के टाइमिंग है उसके अनुसार। तो आप बताइए कि
देखिए हम लोग के घर में भी एक प्रेशर रहता है पेरेंट्स का, ठीक है, कि पढ़ाई करो, बैठ के पढ़ाई करो। तब क्या करते पेरेंट्स को? आप क्या समझाते थे कि पेरेंट्स को क्या भरोसा दिलाते थे कि मैं पढ़ रहा हूँ, आप जैसे बोले कि मुझे 2 घंटा या जब मन करे तब, तो पेरेंट्स का भी एक रहता है कि नहीं तुम पढ़ते रहो, ऐसा भी बोलते हैं। बट आप पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करते हैं? देखिए पेरेंट्स का काम है बोलने का, वो तो बोलते रहते हैं, मतलब हमें उनको सुनना चाहिए इसका मतलब, क्योंकि उनको हमेशा ऐसा लगता रहता है कि नहीं मेरा बच्चा जो है मेरा बात अभी फिलहाल के लिए नहीं सुन रहा है, तो उससे मतलब पेरेंट्स को एक उससे इनसिक्योरिटी भी होती है कि नहीं मेरा बच्चा जो है मेरी बातें अभी नहीं सुन रहा है, बचपन में या सुना करता था, मतलब जब बोलता था तब पढ़ लेते थे। क्यों? बच्चों को उस वक्त समझ नहीं आता था, क्योंकि छोटे क्लासेस उतने मतलब टफर नहीं होते जैसे बड़े। आप जब 9th में आएंगे, आप 10th में आएंगे, आपको पता चलेगा कि क्लासेस का जो है वो प्रेशर बढ़ता रहता है। बच्चे स्टूडेंट्स होना एक आसान काम नहीं है, तो उस स्ट्रेस को आप जो मैनेज करते हैं वो चीज आपको अपने पेरेंट्स को समझानी पड़ेगी कि नहीं मम्मी पापा मैं आपका बात मानता हूँ, बट आप मेरा भी सिचुएशन को जो है समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बच्चा हर वक्त पढ़ सकता है। हाँ कुछ बच्चे होते हैं जिनको हमेशा से मतलब पढ़ने का ही शौक रहता है, तो वो जो है दिन में 18 घंटे या फिर 17-16 घंटे जो पढ़ते हैं, हमने देखे यूपीएससी के जो एस्पायरेंट्स है जो मतलब करते हैं उसका प्रिपेयर करते हैं, तो वो जैसे कि बहुत पढ़ते हैं, अभी उनको जो है पढ़ने का वैसा एक शौक रहता है, उनका माइंड जो है उस हिसाब से डेवलप हो चुका है कि नहीं मेरे को बस अभी पढ़ना ही है, मतलब उनको पढ़ाई में मतलब इंटरेस्ट सा ले लेते हैं। जैसे हम कोई काम को करते हैं तो अगर हमें खेलना पसंद है तो हम कितनी भी देर खेलेंगे, हम खेलना चाहते हैं ना, तो वैसे वो भी वो पढ़ाई को वैसे लेते हैं, तो वो पढ़ाई वैसे करते हैं ज्यादा देर तक। लेकिन ऐसा है कि हर बच्चे को जो है उतना इंटरेस्ट नहीं होता है। हाँ पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, मगर कुछ जो है कम इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। तो वही मतलब पेरेंट्स को आपको समझाना है कि नहीं हम जो है मम्मी पापा हम करेंगे, हम उस तक का मतलब हम करके दिखाएंगे कि जब हम उस लेवल तक पहुंचेंगे, हमको जब एग्जाम लिखना होगा या फिर हम मतलब अपना जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो हम अपना बराबर हम अपना जारी रख रहे हैं। आपको पेरेंट्स को ये दिलासा देना होगा, क्योंकि वो पेरेंट्स मानेंगे नहीं, ये सच बात है, आप कितना भी कर ले वो नहीं मानेंगे, लेकिन आपको वो दिलासा उनको देना ही है। फिर भी तभी आप उनको करके दिखाइए, अच्छे से आप स्कोर करिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा ये चीज। सागर आपने मतलब आप तो गांव से बिलोंग करते हैं, तो कभी भी कारण नहीं रहता, ये घर में कुछ काफी सारे ऐसे होते हैं कि आज जल्दी से खा के सो जाते हैं हम लोग कि चलो सो जाओ, तब क्या करते हैं? मम्मी पापा को कैसे समझाते हैं कि मुझे पढ़ना है? ये भी एक वो है प्रॉब्लम है कि हाँ घर में हम लोग अगर सब एक साथ बैठे हैं तो खा के बोले सो जाओ, पेरेंट्स बोलते हैं कि सो जाओ सुबह उठ के पढ़ लेना, तो तब अब क्या करते हैं? तो मेरा अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है मेरा साथ, तो ऐसा भी जब होता होगा मेरा साथ, अगर हुआ तो तब मेरा पूरा माइंडसेट टोटली अलग सा है कि मुझे तो फिर तब सो जाना है, क्योंकि दूसरों को डिस्टर्ब करके मेरा पढ़ना नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, सुबह उठ के मेरा जो गोल्डन टाइम है, सुबह का टाइमिंग को गोल्डन टाइम कहा जाता है, जो फर्स्ट 1 आवर होता है, तो उस टाइम में अगर हम पढ़ते हैं तो अच्छा से हम लोग को जो याद है वो हो जाता है। तो इसलिए हमेशा ट्राई करना है कि सुबह उठ के पढ़े, क्योंकि तब हमें ज्यादा कुछ मेमोरी में इंसेट कर सकते हैं। तो आप कितना घंटे पढ़ते थे हर दिन का अगर हिसाब करेंगे तो? ऐसा कुछ फिक्स नहीं था मेरा, अच्छा, कि जब अच्छा लगता था पढ़ने का तब अच्छा। पढ़ लेता था, और मैं ज्यादातर यूट्यूब से ही पढ़ता था, क्योंकि यूट्यूब से मुझे अच्छा से समझ आता था, इसलिए मैं ज्यादातर यूट्यूब को ही फॉलो कोचिंग भी करता करते था। थे आप लोग दोनों 10th में, मैथ्स साइंस और इंग्लिश का? साइंस तो कोचिंग में और घर में पढ़ाई क्या डिफरेंस आपको मिलता है? अच्छा, कोचिंग में ऐसा है कि वो आपको एक टीचर, जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में भी टीचर हमको बोलते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कोचिंग में भी टीचर बोलते रहेगा, क्योंकि हम उनको अभी हम पैसे देके तो जाते हैं उनके पास कि हमें पढ़ना है, तो वो तो हमको पढ़ाएंगे, चाहे हम पढ़े ना पढ़े, वो उससे मतलब उनको फिर उससे ये रहेगा कि हाँ पढ़ाना तो है उसको, उनको उनका पैसा मिल रहा है कि नहीं वो पढ़ाएंगे, लेकिन उनको टीचर का भी एक रहता है ना कि नहीं मेरे बच्चे भी अच्छे मार्क्स स्कोर करे, वो भी आगे जाए, तो उस हिसाब से वो टीचर जो है बहुत हमें फोर्स करते हैं पढ़ने को, लेकिन उस फोर्स से हम पे वो चीज का असर नहीं पड़ेगा, जब तक वो चीज अंदर से नहीं आती ना, अंदर खुद का मोटिव नहीं आएगा ना कि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम वो चीज को मतलब खुद से मतलब कर नहीं पाएंगे। हमको खुद सोचना पड़ेगा कि नहीं हमें खुद करना है इस चीज को, तभी जाके हम वो मतलब उस पढ़ाई को हम फिर एग्जीक्यूट कर पाएंगे अपना। जैसे कि मतलब हमको पढ़ना है तो अभी खुद उठ के पढ़ना रहेगा, सुबह 4 बजे अगर हमको पढ़ना है, फिर 5 बजे जितने बजे, या फिर आप जैसे उन्होंने बोला कि हमको सुबह उठ के पढ़ना है, सुबह जो गोल्डन टाइम है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप सुबह नहीं उठ सकते तो हम रात को ज्यादा देर पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि
ऐसा है कि मतलब हर बच्चा हर तरीके से नहीं बना, एक जैसा नहीं बना है, हर किसी का अपना अलग रहता है। जैसे मैं भी वैसा ही हूँ, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ, तो मैं कभी कभार क्या करता हूँ, रात को देर रात तक हार्डवर्क करता हूँ। सुबह उठ के जो है, अभी 11th में ऐसा है, तो मेरे जितने काम है मैं रात को देर रात तक करता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि ठीक है, आज नहीं सोया, अगले दिन सो जाऊंगा। एक दिन अपना सेक्रीफाइस कर दिया तो कुछ आएगा जाएगा नहीं, तो उस हिसाब से फिर मेरा वो होता है, अच्छा चलता रहता है। तो अभी हम लोग अभी एक दो सब्जेक्ट के ऊपर आता है, क्योंकि काफी बच्चे लोग फेल होते हैं, जैसे मैथ्स में हो जाते हैं, हाँ। साइंस में भी होता है, कभी कभी कोई इंग्लिश में भी होता है। तो अगर एक हम लोग सब्जेक्ट पे आए एक एक करके, आप अगर मैथमेटिक्स समझें कि मैथमेटिक्स को कैसे बच्चे लोग प्रिपेयर करें और एग्जाम हॉल तक कैसे उसको रिप्रेजेंट करें, वो थोड़ा समझाए कि आपने कैसे उसको तैयारी किया मैथमेटिक्स के ऊपर। जैसे एग्जाम्पल होता है बुक में एग्जाम्पल, उसको भी तैयारी करना, साथ साथ जो एग्जाम्पल भी उसको भी तैयारी करना। Exercise। तो आपने कैसे वो किया है, वो थोड़ा बताइए। मैथ्स का एक्चुअली मैथ्स ऐसा चीज है जो कि आप सबसे पहला बात तो उसको याद रखना मुश्किल है, और हाँ, वो याद रखने वाली चीज है नहीं, तो उसको आपको प्रैक्टिस करना ही है। अब जो है ऐसा है कि आप कोई सब्जेक्ट पढ़िए ना पढ़िए, मैथ्स को दिन में एक या फिर 2 क्वेश्चन आप जरूर करिए मैथ्स के, जिससे क्या होगा कि आपका जो वो माइंड में जो है ना, वो हमेशा वो चलते रहेगा कि नहीं, इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। क्योंकि मैथ्स के हर क्वेश्चन जो होते हैं वो एकदम ही अलग प्रकार के होते हैं आपको, और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हर फील्ड में कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा। हर जगह मैथ्स बहुत जरूरी है आज के हिसाब से, और मोस्ट ऑफ द बच्चे ये बोलेंगे कि हाँ मैथ्स हमारा जो है दुश्मन टाइप का है, मैथ्स हमको नहीं पढ़ना है मैथ्स। तो मुझे भी उतना मतलब अभी जो है, अभी जिस हिसाब से मैं 11th में पढ़ रहा हूँ, तो मेरा जो मैथ्स है वो मतलब मुझे उस हिसाब से लग रहा है कि हाँ वो बहुत टफर है उस हिसाब से। अभी अगर मैं मुड़ के देखता हूँ 10th की तरफ, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, वो 10th का मैथ्स वो अभी कुछ नहीं है, वो मैं कर लूंगा आराम से। अगर मेरे को अभी पेपर ऐसा दिया जाए तो मैं कर सकता हूँ, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी जो 10th के बच्चे हैं वो वैसा एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि नहीं हाँ 10th अभी बहुत हार्ड होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो है सोचना है, आप वो मैथ्स को प्रैक्टिस करिए बार बार, एक चीज को एक्सरसाइज क्वेश्चंस को करिए। और जो बोलते हैं ऐसा कि आप सैंपल पेपर सॉल्व करिए, आप तभी ऐसा कर पाएंगे, सैंपल पेपर्स में जो क्वेश्चंस रहते हैं डायरेक्ट, ऐसा आप मत सोचिए। आप अगर एनसीईआरटी की बुक्स जो है उसको भी सॉल्व करेंगे ना, तब भी आप अपना जो है अच्छा एक स्कोर निकाल पाएंगे। क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स जो होती है उसी में आपको मेन जो है एग्जाम्पल्स जो मिलते हैं, उसके बाद उस हिसाब से क्वेश्चंस मिलते हैं। बस आपको कुछ ही जो प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो आपको अलग तरीके के दिखेंगे, तो आप उन पे ज्यादा फोकस मतलब करिए, उस पे आखिर की तरफ, मतलब ज्यादा नहीं, आप उसमें ज्यादा उतना टाइम मत दीजिए। लेकिन आप जो अपना बुक्स को जो है ना उसको बार बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जो या फिर तो मैंने भी ऐसे काफी मतलब हम लोग टाइम में भी ऐसा हुआ था कि जो क्वेश्चन पेपर होता है, सैंपल क्वेश्चन पेपर, हम लोग भर भर के खरीदते थे। चलो इससे आएगा तो पूरा रट्टा मार देते हैं, या कुछ ना कुछ कर देते हैं कि चलो इससे आएगा तो ये पढ़ लेते हैं, बुक भूल जाते हैं। तो ये चीज गलत है, आपके हिसाब से ये गलत है? ये गलत है, ये सही नहीं है। क्योंकि बुक्स जो है वो हमारा सबसे नॉलेज देने का हमको सबसे पहला जरिया वही है। क्योंकि आपको सैंपल पेपर्स आपको मिलेंगे, उसमें आपको ऐसा दिया रहेगा कि नहीं क्वेश्चन है, वो कैसे टाइप के क्वेश्चन है। आपको कोई अगर आपको देखिए, आपको अगर ऐसा है कि कोई सैंपल पेपर में सबको क्वेश्चन मिल ही जाते थे, तो हर माँ बाप यही चाहता कि नहीं मैं अपने बच्चे को सैंपल पेपर दिला दूं, वो यही पढ़ ले तो इसी में वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जबकि हर टीचर, आप कहीं भी जाइए, आपको कोचिंग में हो सकता है ऐसा बोलेंगे कि आप अगर आपका एनसीईआरटी सॉल्व हो चुका है, आप सैंपल पेपर सॉल्व करिए, क्वेश्चन बैंक उठाइए। मैं सबसे ज्यादा यही प्रेफर करूंगा कि अगर आप देखते हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है उसको आप उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि आप अगर उसको सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको उससे जो है वो जो पिछला साल का जो एक्सपीरियंस जो करे है ना, उनसे आप पूछेंगे तो उनको पता चलेगा कि नहीं ये क्वेश्चंस कैसे थे, तो उस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। क्योंकि एक ही एग्जामिनर, वहाँ जो बोर्ड है वो एक ही बोर्ड होता है, तो वो एग्जामिनर्स जो है वो सोचते होंगे कि हाँ वो अपने हिसाब से क्वेश्चन डालते होंगे, तो भी वो कितने बार मतलब उस हिसाब से कभी कभार ऐसा होता है कि वो जो सेम क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन ही जो है पेपर्स में रिपीट हो जाता है कभी कभार, वो आपको बहुत बार कई बार फायदा दे देता है। तो आपको ऐसा लगेगा ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत बार प्रैक्टिस किया है, तो मैं आराम से कर लूंगा। उस हिसाब से आप उस चीज को निकाल सकते हैं, आप उसको टैकल कर लेंगे। आप जब एग्जाम हॉल में गए, जब आपका मैथमेटिक्स जो पेपर था वो आपने कैसे किया, थोड़ा सा बता दीजिए कि कैसे क्वेश्चन को करना चाहिए, पहले रीड करना चाहिए, इसके एक बाई एक लिखना चाहिए, वो थोड़ा सा बता दीजिए। तो मैथ्स का पेपर जो है बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है कि अब आपको देखिए 2 तरह के पेपर्स मिलते हैं, उसमें एक स्टैंडर्ड होता है, एक बेसिक होता है। बेसिक वाला तो उनके लिए ज्यादा कुछ होता नहीं है, वो आखिरकार में वो आके सिंपल में वो रुक जाते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड जो है, अगर आप सामने साइंस लेके पढ़ रहे हैं तो आपको स्टैंडर्ड, हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंस देता है आपकी मैथ्स को। तो आपके स्ट्रीम के इंपॉर्टेंस के हिसाब से अगर आप मैथ्स कर रहे हैं
तो ऐसा है कि अगर आप पेपर्स आपको दिया गया है उसमें आप पहला आप क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले आपको एमसीक्यू मिलते हैं, उसके बाद आपको धीरे धीरे 2 मार्क्स के क्वेश्चन। हम लोग का टाइम में एमसीक्यू नहीं था, एमसीक्यू उस वक्त पे नहीं नहीं था था। अभी, लेकिन वो जो है वो इसलिए देते शायद होंगे कि बच्चे पास कहीं ना कर कहीं जाए, वो मार्क्स हाँ, मार्क्स स्कोर कर ले। स्कोर कभी कर कभार किसको नहीं आता है तो तुक्के में भी वो कहीं कभार सही निकल जाता है, वैसा भी होता है ऐसा बहुत बार। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, हाँ, वही। होता है। तो उस हिसाब से मतलब आपको पहले 10 मार्क्स का ही एमसीक्यू मिलता है, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, उससे कम भी नहीं मिलेगा। 10 मार्क्स का आपको एमसीक्यू मिलेगा, बाकी 70 मार्क्स आपको खुद सॉल्व करना होगा। तो उसमें से 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और सबसे बड़ी बात आपको उसमें चॉइस मिलेगा। आप चॉइस आप उसी हिसाब से प्रैक्टिस करिए। अगर आपने ऐसा है कि कहीं पे एक तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, दूसरे वाले नहीं किए, तो आपको ऐसे कभी कभार होता है कि आपको दूसरा वाला में ऑप्शन मिल जाता है, तो आप वो दूसरा वाला उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब अगर आपको ये वाला नहीं आता है, आप वो वाला करिए, तो जिससे कि आप अपना मार्क्स जो है स्कोर कर पाए। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। आप पहले क्या करिए, आप पूरा क्वेश्चन पेपर को जो 15 मिनट तो मिलता है आपको, उसमें आप पढ़िए, मतलब क्वेश्चन पेपर को ठीक से ध्यान से पढ़िए। उसमें आप देखिए, आपको सबसे पहले तो आप कहीं भी जाइए, आपने अभी तक के जितने भी मतलब ऐसे इंटरव्यू देखेंगे, सब टीचर यही बोलते होंगे क्वेश्चन पेपर को पहले रीड आउट करो। हमारे टीचर्स ने भी हमको यही सलाह दी कि आप जो है क्वेश्चन पेपर को पहले 15 मिनट जो मिलते हैं उसमें अच्छे से रीड आउट करो, अब देखो उसको कौन सा आता है। तो ऐसा है कि ना कभी कभार मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैंने जो किया, मैंने पढ़ा कभी कभार। मैं जो पहले एग्जाम में था, मैं जब पहला एग्जाम लिखने गया तो शायद इंग्लिश का पेपर था मेरा। हाँ, पहला इंग्लिश तो पेपर था। वही इंग्लिश का पेपर मैंने देखा, उसमें मैंने भी वही टीचर्स की बात फॉलो करी कि हाँ मैं पढ़ता हूँ इसको। तो मैंने पढ़ा उस क्वेश्चन पेपर को पूरा। तो पढ़ने के बाद मेरे को पता चला कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे को आते थे, ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आते थे। तो मैंने उस हिसाब से मतलब अपना जो टाइम मैनेजमेंट सेट कर लिया अपने दिमाग में कि मेरे को पहले ये करना है, पहले ये करना है। मैं क्या करता था, कम से कम जो है 50 मार्क्स का जो पेपर है, 50 मार्क्स का पेपर एटलीस्ट मेरे को 2 घंटे में सॉल्व कर लेना है। मैं तो ये सोच लेता था, क्योंकि बाकी जो 30 मार्क्स के वो छोटे मोटे क्वेश्चन ही होंगे, ज्यादा बड़े वाले नहीं। बड़े वाले जो मेन जो मार्क्स स्कोरिंग है उसको मैं अपना सॉल्व कर लेता था, जैसे कि लेटर राइटिंग सब थे वो इंग्लिश के हिसाब से। मैथ्स का, हाँ। मैथ्स का बता दीजिए। हाँ, मैथ्स का उस हिसाब से। मैथ्स का जो कैसा रहता है कि मैथ्स का आपको बड़े क्वेश्चन अगर मिलते भी है, आपको बहुत सॉल्व करना पड़ता है उसमें, बहुत कैलकुलेशंस तो होते ही है उसमें, आपको टाइम भी उसमें ज्यादा कंज्यूम होता है। तो आप उसमें क्या करिए, आप पहले छोटे क्वेश्चंस जो जितने भी है ना, उतने आपको आप देखिए उसको, आपको कौन सा उसमें से आ रहा है। अगर आपको वो आता है आप उसको सॉल्व कर लीजिए। कभी कभार ऐसे होते हैं कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपको बहुत लंबे सॉल्व करने को मिल जाते हैं, तो उसमें आप उतना ज्यादा टाइम मत दीजिए, आप जो है धीरे धीरे उसको सॉल्व करिए। तो एट लास्ट जो आपका जो टाइम बचता है, आप उसमें क्या करिए, वो जो बड़े क्वेश्चंस या फिर जो आपने छोड़ दिए, जैसे कि 5 मार्क्स का मोस्टली बहुत लॉन्ग क्वेश्चन आता है, मैंने भी बहुत 2-3 सॉल्व किए थे। एटलीस्ट आपको 2 पेजेस का भी कभी कभार सोल्यूशन चला जाता है। तो उसमें आपको क्या करेंगे, वो 2-3 केस दे देंगे, एक ही क्वेश्चन में आपको 2-3 केस दे देंगे। तो उसको आपको सॉल्व करना है, उसको आप जो है जितना मतलब उसको, अगर आपको नहीं आता है तो आप उसको मतलब क्या करेंगे, अभी नहीं आता है तो फिर आप दूसरा कुछ तरीके से तो सॉल्व कर नहीं सकते, क्योंकि मैथ्स में आपको फॉर्मूला बनाने के तरीका तो है नहीं। आपको फॉर्मूला जानना है, उसको सॉल्व करना है, तो आपको फॉर्मूला और उसको क्वेश्चन का पूरा फॉर्मेट को आपको जानना पड़ेगा। आप उसके फॉर्मेट को जानिए, और फिर अगर आपको नहीं आता है तो अभी आप उसमें उसको एट लास्ट छोड़ दीजिए। आपको जो आता है, अगर आपने उस चैप्टर से कुछ भी किया है, आप उसको करने की कोशिश करिए। आप एक काम करिए, आप उसमें गिवन लिख दीजिए। गिवन लिखने के बाद अगर आपको 2-1 फॉर्मूला भी आता है चैप्टर में, उसको लिखने आप कुछ तरीके से गिवन में भी शायद 2 नंबर मिलता है। हाँ, गिवन में भी कभी कभार आपको नंबर मिल जाता है। वो अगर टीचर एग्जामिनर अगर अच्छा रहता है, तो अगर वो उसने ऐसा है कि पेपर साइन किया, तो अगर उसका कभी कभार वो उसके मूड के ऊपर वो मार्क्स दे भी देता है कभी कभार। उस हिसाब से आप उसको सॉल्व करिए। तो जो मेन जो मोटिव है वो यही है कि आप जो आता है आपको, आप उसको पहले सीक्वेंस वाइज में आप सही से कर लीजिए और आखिर के लिए छोड़िए। और क्वेश्चन पेपर हमेशा जो वो प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, कि आपने कहीं ऐसा कर दिया, एक पूरा पेपर ऐसा काट दिया, तो वो जो है टीचर के ऊपर भी एक गलत प्रभाव छोड़ता है। तो वो सोचते हैं यार ये बच्चा तो बहुत मतलब अजीब, इसका प्रेजेंटेशन सही नहीं है, इसको मैं क्या मार्क्स दूं। टीचर कभी कभार ऐसा होता है कि प्रेजेंटेशन के लिए भी मार्क्स दे देता है बच्चे को। राइटिंग देख के अगर हाँ उसका राइटिंग थोड़ा मतलब देखते हैं कि राइटिंग अच्छी है, एक तो क्वेश्चन थोड़ा गलत कहीं कर दिया उसने, वो उसमें भी उसको कई कभार मार्क्स दे देता है। तो आपको वही अपना प्रेजेंटेशन जो है वो सही रखना है। आपने कर दिया, ऐसा बार बार आप काट रहे हैं, ऐसा बार बार आपको कटिंग नहीं करना है। अपना जो प्रेजेंटेशन उसको बहुत अच्छे से दीजिए, और रफ वर्क हमेशा एक साइड में करिए। आप ऐसा रूल खींच लीजिए, एक साइड में आप हमेशा आराम से रफ वर्क करिए, और उसको कभी भी अपने जो पेपर के साथ मतलब जो आप आंसर सॉल्यूशन कर रहे हो उसके साथ उसको इंटरमिक्स नहीं करना है। बस यही एक सलाह है। ये भी है कि जब आप मैथ्स में ऐसा नंबर दिया जाता है कि आप जितना लिखेंगे उतना ही नंबर देंगे। हाँ। जब पूरा सॉल्व करेंगे
उतना ही नंबर देंगे। अगर गिवन लिख दिया एक मतलब थोड़ा सा फॉर्मूला भी लिख दिया उसका भी नंबर मिलता है। हाँ। तो आप लोग ट्राई करना कि नहीं आता उसका गिवन लिख दीजिए और उसका फॉर्मूला का जो जो फॉर्मूला याद है वो भी लिखने से नंबर है। तो ये हो गया मैथ्स। हाँ। तो सागर आप बताइए, हम लोग को बंगाली मीडियम है तो हम लोग को ज्यादा टफ होता है इंग्लिश में। बंगाली मीडियम जो होता है तो उन लोग को ज्यादातर इंग्लिश में टफ होता है। तो आपने इंग्लिश कैसा प्रिपेयर किया, उसके एग्जाम में कैसे उसको लिखा, वो थोड़ा बता दीजिए। तो सबसे पहले सभी चैप्टर्स का एक समरी या माइंड सेट या माइंड मैप बना के रखना है कि इस चैप्टर में कौन कौन से कैरेक्टर्स है, फिर उसका जो राइटर और जो पोएट है उनका नाम। तो ये सब हमें सहायता करता है कि इसका जो पूरा स्टोरी है इससे हम लोग को सब आंसर लिखने में सहायता होता है। तो इंग्लिश में ज्यादातर हमें पॉइंट्स में नहीं लिखना है, क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट में पॉइंट में लिखने से हम लोगों का मार्क्स कट जाता है। इसलिए हमें हमेशा लार्ज करके लिखना होता है, पॉइंट्स में लिखना होता है। और हमें लैंग्वेज पेपर में ऐसा दिखाना होता है कि हम सुंदर से लिखते हैं, क्योंकि हैंड राइटिंग वेरी होता है लैंग्वेज सब्जेक्ट में। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो पेपर होता है उसका दोनों साइड से एक रोल खींचने से उसका बीच में जो हम कंटेंट लिखते हैं वो एक प्रॉपर दिखता है, जिसके कारण से एग्जामिनर को बहुत टाइम अच्छा लगता है। और हमें ऐसा करना है कि इंग्लिश सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इंग्लिश या बंगाली ऐसे सब्जेक्ट में मुझे क्वेश्चन से ज्यादातर आंसर हम लोग लिख पाते हैं, क्योंकि इसमें गिवन दिया रहता है कि ए है, ऐसा पोएट था, ए किया। तो हम लोग उससे हम लोग शुरू कर सकते हैं और फिर बिकॉज से हम लोग उसका आंसर कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग ये कर सकते हैं कि जो जो हमें अच्छे से आता है वो सब पहले लिखना है, क्योंकि जब एग्जामिनर फर्स्ट का 4-5 आंसर पढ़ लेता है तो एग्जामिनर का माइंड में सेट हो जाता है कि ये बच्चा पढ़ने वाला बच्चा है, अच्छा से लिखता है। तो 4-5 आंसर जब वो एग्जामिनर पढ़ता है फिर उसके बाद से वो और अच्छा से ध्यान से नहीं पढ़ता है, क्योंकि उसे और भी बहुत सारी कॉपी उस दिन ही चेक करने पड़ता है। तो इसलिए हमें हमेशा याद रखना है कि पहले अच्छा से लिखना है, तो एग्जामिनर उस हिसाब से अच्छे से नंबर देता है। तो आपने कैसा लिखा एग्जाम पेपर? मीन्स एक सीक्वेंस के हिसाब से कि मतलब जैसे लेटर राइटिंग होता है, एमसीक्यू भी होता है, पैसेज होता है, तो वो कैसा जैसे नंबर नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं पैसेज में, क्या करते हैं लाइन मिलाते हैं कि कौन सा लाइन में क्या कौन सा है उसको टिक देते हैं या लिख लेते हैं, ज्यादा यही होता है। तो उसको अपने कैसे ज्यादा स्टूडेंट यही करते हैं। पहले हमें इतना टाइम, हमें जो टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहिए एग्जाम के लिए, तो पैसेज हमारा जो टाइम है वो बहुत मिस करता है टाइम के लिए। तो इसलिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, क्या क्या क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें पैसेज पढ़ना चाहिए, जिससे हम लोग को थोड़ा थोड़ा याद है कि एक क्वेश्चन का ये आंसर हो सकता है, तो हमें उसको मार्क करके रखना है। और फिर एट लास्ट में जब हम फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं तब हमें उससे रिलेट करके लिखने से आसानी होता है। और इसके अलावा हम लोग कर सकते हैं कि पैसेज को थोड़ा लास्ट में लिखने से भी अच्छा होता है। अच्छा, जगह छोड़ दे, क्योंकि पैसेज सबसे पहले रहता है, शायद जी क्वेश्चन पेपर पहला रहता है, तो क्योंकि टाइम उसमें नहीं, 10 5 आपका एक पैसेज में 5 रहता है, दूसरा वाला पोएम टाइप का भी दे देते हैं वो, उसमें उस अभी पोएम लिखने देता है। पोएम लिखने हम लोग टाइम में शायद पोएम लिखने देता था, लिखने, हाँ, वो- हम लोग टाइम में देता था पोएम या पोएट्री का नाम भी लिखने देता, पोएम भी लिखने देता था, ये पोएम है। तो अभी शायद पैसे, अभी इस टाइप से क्वेश्चन आता है। अच्छा एमसीक्यू भी है अभी। तो क्वेश्चन आंसर कैसे बच्चों को पढ़ना चाहिए? जैसे हम लोग रट्टा मार लेते हैं क्वेश्चन आंसर कि ये आएगा, बहुत गलत तो नोबेल भी है आप लोग का, नोबेल भी शायद 10 मार्क का है, है। नहीं, नोबेल नहीं था। 10th में नोबेल देता है स्कूल से, हाँ। लेकिन हम लोगों को पढ़ाना लेकिन उससे क्वेश्चन आता है, उससे नहीं, क्वेश्चन आता है, अभी नहीं अभी नहीं आता। अभी हम लोग नहीं, आगे हम लोग टाइम में पिछले- एक नोबेल रहता है जिसमें क्वेश्चन आता है, 10 मार्क का शायद क्वेश्चन रहता है। बंगला में आता है, बंगला में एक हाँ। रहता है, उसमें आता है, लेकिन इंग्लिश में नहीं आता है। ओके, तो क्वेश्चन आंसर कैसा लिखने से बेटर मार्क दिया जाता है या मिलता है, कैसे आप लिखते हैं क्वेश्चन आंसर को? क्वेश्चन आंसर अभी क्योंकि जैसा- जो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग नॉर्मली, वो तो क्वेश्चन आता नहीं, जी अलग ही कुछ आता है। क्वेश्चन पेपर अगर हम लोग डिक्टो जाके रट्टा मान लिए ये क्वेश्चन इसका आंसर, तो हम लोग रट्टा मार के जाते हैं, बट उसको आता ही नहीं, घुमा के दे देते हैं। अगर हम ऐसे वो करें वो तो टाइम ऐसा- में क्या करते हैं? तो अगर हम लोग ऐसे करें, जैसे आपने बोला कि क्वेश्चन रट्टा मार के जाते हैं, तो कितना क्वेश्चन पढ़े एक एक चैप्टर से? क्वेश्चन अगर देखने जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं एक एक चैप्टर से, 200-250। तो इसके तुलना में अगर हम समरी याद करें या नोट मेकिंग करके रखें उसका, तो इससे हम लोगों को आसानी होता है लिखने में। इसलिए हम लोग समरी और नोट मेकिंग को ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। मतलब बच्चे लोग को पहले से एक नोट बनाना चाहिए जिसमें ये क्वेश्चन का ये आंसर और ये टाइप का घुमा फिरा के हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। रिवीजन रिवीजन। मस्ट है। हाँ, मतलब आप बुक पढ़िए, बुक में जो स्टोरी है उसको अच्छा से समझिए। और जो हाइलाइटर यूज करते हैं उन लोगों के बहुत अच्छा है। हाइलाइटर यूज करना एक इम्पोर्टेंट, हाँ, बुक में भी ये जरूरी है बहुत।
और हम आप लोग चाहे तो बोर्ड का जो पेपर होता है उसमें मेन पॉइंट्स आप पेंसिल से नीचे लाइन पे अंडरलाइन करके हाईलाइट कर सकते हैं। उससे भी एग्जामिनर को आसानी होता है, क्योंकि एग्जामिनर को सारा पढ़ना तो नहीं है उस टाइम, इसलिए वो मेन पॉइंट देख के वो नंबर दे देता है। और नॉर्मली हम लोग तो नॉर्मल ब्लैक और ब्लू से ही करते हैं, तो आप लोग कैसे करते हैं क्वेश्चन और आंसर को? जो है मतलब ऐसे जैसा रिप्रेजेंट करने हाँ। क्वेश्चन या आंसर को कैसे करते हो? पहले अगर अपने हमने एक आंसर लिखा है, अगर हमको पता चलता है कि उसमें कोई एक का जो पॉइंट है, एक दो पॉइंट रहता है ना हर क्वेश्चन में जो बहुत मेन रहता है, तो हम क्या करते हैं उसको जो है या तो आप एक काम कर सकते हैं कि ब्लू आप लिख रहे हैं ब्लू से, तो आप जो एकदम इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको आप क्या करिए ब्लैक से लिख दीजिए, या फिर आप जो है उसको आप ब्लू से ही लिखिए। अगर आपको ब्लू से लिखना पसंद है ब्लू से लिखिए, उसको ब्लैक पेन से फिर अंडरलाइन कर दीजिए, Bold वो जो है भी- हाईलाइट bold करता भी है कर बहुत सकते चीजें, हैं। या फिर बोल्ड भी कर सकते हैं। ये भी है, आप जब क्वेश्चन आंसर लिखते हैं नोट या उसमें जो लिख देता है, तो 2-3 लाइन छोड़ के फिर दूसरा क्वेश्चन आंसर जी लिखना चाहिए। नीट क्लीन हाँ, वो वो क्लीन होना चाहिए क्वेश्चन पेपर, मतलब आंसर शीट जो रहता है वो क्लीन होना चाहिए। जैसा मैंने 1 नंबर का आंसर लिखा, क्वेश्चन लिखा, फिर आंसर लिखा, साथ साथ उसका नीचे नहीं लिखना, थोड़ा सा गैप छोड़ के 2-3 लाइन छोड़ के फिर स्टार्ट करना, तो क्लियर पता चलता बहुत है। सारे पेपर देते हैं, 32 पेजेस करके रहते हैं, एक में हाँ, एक बेंच रहता है, तो हमें उससे पूरा यूज करना है, क्योंकि पैसा हम लोगों को नहीं देना है उसके लिए, हाँ, बिल्कुल। हमें दिया गया है तो हमें बढ़ना है इसे। पढ़ना ही है, लिखना ही भरना है आपको। फिर आप बताइए कि साइंस का क्या, मतलब साइंस में तो डायग्राम है काफी, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है साइंस में, तो आप कैसे उसको प्रिपेयर, क्योंकि डायग्राम याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट अब डायग्राम भी याद है, अगर डायग्राम आपने बना दिया, आप लिखने में उसको आराम से लिख सकते हैं। तो कैसे इसको प्रिपेयर, दोनों आप लोग बोल सकते हैं कि कैसे प्रिपेयर किया साइंस का ज्यादा खास करके? अभी साइंस का ऐसा है कि अब देखिए साइंस में जैसे आपने बोला डायग्राम का बात, ये डायग्राम जो है अभी साइंस के हमारे जैसे 3 पार्ट है, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो बायो जो है उसी में डायग्राम्स आते हैं मोस्टली, फिजिक्स में आपको उतना डायग्राम्स बनाने नहीं होते, केमिस्ट्री में भी डायग्राम्स कुछ है नहीं वैसा। तो बायो जो एक पार्ट है इस साइंस का, उसमें जो है आपको इतना बहुत डायग्राम्स सबको तो बनाने पड़ते हैं, जैसे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया या फिर एक्सक्रेटरी सिस्टम, ऐसा बहुत कुछ आता है। तो आप जो है उसको लेबल करने के लिए अब एक काम करिए, आप जो है उसको बनाने के लिए बहुत तरह की मतलब हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि आप यूट्यूब का यूज कर सकते हैं, आप उसमें आप सर्च करिए कि हाँ शॉर्ट ट्रिक्स टू मेक दिस डायग्राम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखिए इजी सबसे जो तरीका आपको जो इजी लगता है आप उसको लीजिए, फिर आप उसको प्रेफर करिए, उसको आप एक बार बनाइए, 2 बार, एक बार देखकर बनाइए, दूसरी बार बिना देखकर बनाइए, तो आपको वो याद हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे उसको लेबलिंग करना भी शुरू करिए। तो इस तरह से जो है आप बायो का पार्ट को क्लियर कर सकते हैं। बाकी अगर हम दूसरा देखें केमिस्ट्री को, केमिस्ट्री कैसा होता है, उसमें पार्ट्स में खाली रिएक्शंस होता है, Reactions। आपको एलिमेंट्स के बारे में जानना है, आपको रिएक्शंस के बारे में जानना है। ये जो है केमिस्ट्री जो है, मतलब हम ऐसा मानते हैं कि केमिस्ट्री जो है सबसे मतलब एक साइंस का सबसे टफेस्ट पार्ट बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं। केमिस्ट्री को। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री का जो है आपको रिएक्शंस, क्योंकि उसमें रिएक्शंस आप बना नहीं सकते, आपको रिएक्शंस याद करने पड़ेंगे। आप कुछ भी लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा उसमें, आपको केमिस्ट्री में रिएक्शंस बनाने पड़ेंगे। बायो में भी कई हद तक ऐसा ही होता है कि अगर आपको कोई दिया है कि आपको नोज के बारे में लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे कि नोज ब्रीदिंग के लिए भी हेल्प करता है, ऐसा वैसा कुछ, लंग्स जो है लंग्स भी वैसा वो एयर को फिल्टर करता है वैसा। तो अगर आपको जानना है, अभी अगर आप ऐसा लिखेंगे कि लंग्स जो है एक्सक्रेटरी सिस्टम का एक पार्ट है, तो आपको मार्क्स तो मिलेंगे नहीं। आपको खुद वो जानना पड़ेगा उसके बारे में कि वो क्या है, तो उस हिसाब से आप उस चीज को लिखेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री में भी सेम वैसा ही, आपको रिएक्शंस जो है उसको आपको मतलब देखना पड़ेगा अच्छे से, आपको उसको रट्टा नहीं मारना है, आपको वो चीज को जानना है, समझना है कि किस तरह के टाइप्स के रिएक्शंस में क्या होता है, आपको ये चीज को जानना पड़ेगा, इसके बिना आप नहीं करेंगे। और केमिस्ट्री में मोस्ट यही काम आता है कि रिएक्शंस कैसे होते हैं। और अगर हम अभी बढ़ेंगे फिजिक्स की तरफ, फिजिक्स एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे आपको थियरी के उतने मार्क्स नहीं मिलते, आपको फिजिक्स में मोस्ट आपको न्यूमेरिकल्स ही देखने मिलते हैं। क्योंकि अब जब मैंने एक्सपीरियंस किया था, मैंने फिजिक्स का जब लिखा था, उसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में न्यूमेरिकल्स ही थे, उसमें ज्यादा मतलब थियरी बेस उतने नहीं थे, ज्यादातर न्यूमेरिकल्स ही थे। तो मैं यही बोलूंगा कि न्यूमेरिकल्स को भी जो है ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करें, और उसके जो फॉर्मूलाज है फिजिक्स में, जितने भी फॉर्मूलाज है, आप उनको याद करने की कोशिश करें, आपको वो बहुत हेल्प करेंगे। ओके, तो सागर आप बताएं कि सोशल साइंस तो एक नंबर कैरी करने का एक रास्ता है, परसेंट निकालने के लिए ज्यादा सोशल और हिंदी, आपका हिंदी हो गया, इनका बंगाली हो गया, सोशल साइंस कैसे आप प्रिपेयर करते हैं और कैसे उसको लिखना चाहिए? जी क्योंकि उसमें भी इकोनॉमिक्स आ गया, हिस्ट्री आ गया, पॉलिटिकल आ गया, सोशल साइंस में ना ज्योग्राफी, हाँ जियोग्राफी आ गया, तो चारों सब्जेक्ट को कैसे आप प्रिपेयर करते हैं और कैसे उसको
एग्जाम में लिखते हैं? तो वो थोड़ा इस बताइए। सोशल साइंस जो ह्यूमैनिटीज, तो ह्यूमैनिटीज में ऐसा होता है कि हमें हर टाइम ज़्यादा लिखना होता है, बिल्कुल। और ज़्यादा भी लिखना होता है, लेकिन उसमें भी हम लोग माइंड मैप प्रिपेयर कर सकते हैं कि हम लोगों ने ऐसे ऐसे याद करके रखा, तो हम उसी माइंड मैप को भी एग्जाम का जो पेपर होता है उसमें हम लोग रख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या करना है, ज़्यादा लिखना है, इसके अलावा हमें सुंदर भी दिखाना है, और हमें हमेशा प्रैक्टिकली सब कुछ सोच के लिखना है, क्योंकि और एक प्लस पॉइंट है जो गांव के एरिया के रहते हैं तो उन्हें ज्यादातर प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा होता है कि रिवर का हो गया, सॉइल का हो गया, प्लांट्स का हो गया, तो इन सब हमें सहायता करता है कि हम लोग कैसे लिख पाए। तो सोशल साइंस एक ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है जहाँ पे हम लोग सिर्फ हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज को थ्योरेटिकल में हम लोग अच्छे से लिखते हैं, जिसके कारण से हम लोग एग्जामिनर नंबर देता है। और इसमें एक ऐसा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने पहले भी बोला था कि जो पहले आता है वो पहले लिखना चाहिए। तो सोशल में भी ऐसे ही फॉलो होते हैं, जो अच्छा से आता है वो पहले लिखना है। तो ये कुछ टिप्स है। क्योंकि हिस्ट्री में भी काफी डेट याद करना पड़ता है, और- आपको क्या लगता है कि डेट लिखना जरूरी है उसमें? जी नहीं, बहुत ज्यादा लोगों को ही डेट याद नहीं रहता है, तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री को एक कहानी की तरह सुनना है। कहानी की तरह सुन के फिर उसको एनालाइज करना है कि क्या क्या है इसमें, कैरेक्टर्स क्या है, कहाँ पे जगह है, और हमेशा याद रखना है कि कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। ओके। ये 10 क्वेश्चन हमें हिस्ट्री में सहायता करता है आंसर जो मार्क्स के लिए। पॉइंट था। तो मीन्स देखिए, हम लोग हिस्ट्री और भी जो सोशल साइंस ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग स्कोर कर सकते हैं ना। तो हिस्ट्री में ऐसे ही बच्चे लोग बोलते हैं कि कुछ भी लिख के आए हैं, ऐसा भी करते हैं कुछ भी, मीन्स अगर पूछा ये, बस हिस्ट्री में डेट मेंशन नहीं करते वो। और एक है कि पेपर में आप जब लिखेंगे, हम लोग भी किया था, ये क्वेश्चन लिखा, अगर कोई टॉपिक को ब्लैक में लिखिए, उसका फिर क्वेश्चन का ब्लैक में लिखेंगे, जो दिया है, जो चीज का ऊपर है, बाबर के ऊपर लिखना है, उसको लिखना है, पहले हेडिंग ही लिखिए, हेडिंग लिखिए, फिर उसको आंसर, ऐसा भी किया जाता है। तो आप लोग क्या क्या मुझे नहीं पता, तो आप लोग कैसे लिखते थे क्वेश्चन है आंसर को? तो जैसे अगर एक टॉपिक पे ब्लैक से लिखते कि पूरा क्वेश्चन ऐसा लिखते, हेडिंग देके अच्छा से? हेडिंग जैसे ही कुछ ऐसा हो गया कि जैसे सेपरेट करके सब बहुत आते हैं, कॉमन है, तो सेपरेट करके पहले हमें उसका जो टॉपिक है वो लिखना चाहिए, सेपरेट करके ब्लैक पेन से अंडरलाइन करना चाहिए, और फिर जैसे नोट मेकिंग होता है उसके बाद पॉइंट पॉइंट में लिखना है, जिससे हम लोग को स्कोरिंग करने में सहायता होता है। और हम लोग ये भी कर सकते हैं कि पहले मेन टॉपिक लिखना, फिर सब पॉइंट लिख के उसका एक्सप्लेनेशन देना भी सहायता करता है। एग्जाम्पल मस्ट है, एग्जाम्पल जितना हम लोग देते हैं उतना एग्जामिनर को, हम लोग जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसके ऊपर एग्जामिनर मोटिवेट होता है। एग्जाम्पल को हाईलाइट करना चाहिए मेरे हिसाब से, कि एग्जाम्पल को हाईलाइट करना चाहिए, तो उसको एग्जामिनर को पता चलना कि ये बच्चा जो है एग्जाम्पल को अच्छे से हाईलाइट किया, ये चीज बोलना चाहता है। अगर एग्जाम्पल आपका सही रहा तो उनको पता चले कि चलो अंदर कुछ भी हो, बट एग्जाम्पल तो सही है, ये चीज है, तो उनको पता चले कि बच्चों को इस समझ में आया कि ये चीज है, ठीक है। और फिर है, अगर हिंदी में अगर देखा जाए क्या करते हैं, हिंदी जो है बहुत क्योंकि बच्चे लोग हिंदी पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहते। हाँ, मैं भी नहीं चाहता था बिल्कुल। तब सोचिए, मेरे को भी ऐसा था कि हिंदी जो है मतलब बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मतलब वैसा अभी ऐसा है कि अब पसंद नहीं है तो आप उसको छोड़ तो नहीं सकते, आपको उसको भी पढ़ना ही है। लेकिन अगर देखा जाए हिंदी भी आपकी इंग्लिश जैसा ही है, आप उसको भी क्या करें, वही स्टोरी अब जो है सबसे ज्यादा कोई भी आप लिटरेचर, कोई भी लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट हो ना, अगर आप उसका टीचर जो रहता है वो आपको हमेशा बस एक ही चीज, आपके क्लास में आए कहीं आपको एक ही चीज बोलेगा, आप स्टोरी को बार बार पढ़िए, आपको यही बोलेगा। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना ही है उस स्टोरी को। तो अगर आप उस स्टोरी के बारे में जानेंगे तो आप उसमें लिख सकते हैं आराम से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि हिंदी में आपको सबसे पहले होता है, एक तो आपका मतलब कहानी हो गया और दूसरा कविता हो गया, दो ही तरह की चीज होते हैं, और बाकी तो आपका ग्रामर में चला जाता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो आप जो आपका जो कविता होता है सबसे पहले आप वो देखते हैं। कविता में जो है आप अगर देखेंगे कहानी की तुलना में अगर आप कविता को मतलब उसके साथ कंपेयर करेंगे तो कविता जो है कहानी से असल में बहुत बड़ी है, क्योंकि छोटी कविता असल में बहुत कुछ बोल जाती है जो असल में मतलब जो आपकी कहानी में नहीं बोल पाती। तो उस हिसाब से आपको उसके बारे में लिखना है। तो अगर आपको अभी कविता के बारे में पता होगा, मतलब कहीं पे कुछ लाइन दिया है, जैसे कि हमारा वो जो बहुत कोई फेमस जैसे कविता लिखने वाले थे, जैसे कालिदास थे, कबीरदास, ये जो थे ये बहुत फेमस थे, हमको पता है, ये लिटरेचर में बहुत फेमस है। तो
उस हिसाब से इनके जो दोहे होते हैं उनमें बहुत ज्यादा गहराई होती है। तो वो लिखने के लिए आपको असल में उसका मीनिंग को पूरा समझना पड़ेगा, तभी जगह। कभी कभार क्या होता है, आपको क्वेश्चंस में ऐसा एक्सट्रैक्ट दे देंगे, बोलेंगे कि ये कविता कौन से दोहे, मतलब ये कौन से दोहे का है, तो आपको वो फिर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप कविता को भी बहुत ध्यान से पढ़िए और उसके बारे में जानिए, क्योंकि कविता में आपका जो है कैरेक्टर्स नहीं होते हैं, आपको वो उसकी गहराई कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। और फिर आ गए हम कहानी पे, तो कहानी पे हमको वही, तो आखिर में यही बोलेंगे कि आप उसमें जानिए उसमें कौन कौन है, कैसा, आप उस कहानी क्या है, उसका मेन मोटिव, उसको बता क्या रहा है कहानी में, तो उसको आप जानिए उसके बारे में। उसके बाद जो है आप उस चीज को आप समझिए और उसके बाद लिखने की कोशिश करिए। एक्चुअली हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको मार्क्स मतलब जो है मिलने के बहुत चांसेस है, बहुत मार्क्स आप उससे बढ़ा सकते हैं। वही बात है। तो मतलब अगर हम लोग सोचते हैं कि जितना आता है उतना नहीं, आपको आता है जितना लिखिए, जरूरत नहीं, बट घर से जो पढ़ के गए ना वो भी लिख के आइए, मेरे हिसाब से ये है। अगर क्वेश्चन में आया ही नहीं, क्वेश्चन पेपर अगर आया ही नहीं, अगर आपको याद है कि मुझे ये क्वेश्चन याद है, मैं लिख, बस आप क्वेश्चन भी लिख दिया। अगर आपको क्वेश्चन भी याद है, क्वेश्चन लिख के उसका आंसर भी लिख के आइए, पेपर छोड़ना नहीं। मीन्स हम लोग क्या करते थे, चलो क्वेश्चन आया नहीं और जितना हो गया मैंने कर लिया, चलो पास हो जाए, नहीं, जो नहीं है तो भी लिख के आइए, कुछ ना कुछ लिखना है, आपको पेपर भरना है। जितना पेपर 32 का पेज का रहता है, आप लीजिए, पेपर लीजिए। और हिंदी ऐसा एक सब्जेक्ट है या बेंगोली ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरी कर सकते हैं, परसेंटेज को आप कैरी कर सकते हैं। इंग्लिश भी जो इंग्लिश मीडियम का इंग्लिश, हिंदी और बेंगोली में जितना कैरी कर सकते, सोशल साइंस, कि मैथ्स और साइंस में बहुत मुश्किल होता मार्क्स कैरी करने का। ज्यादातर मैथ्स में, ज्यादातर बच्चे लोग 10th में या 12th में मैथ्स में फेल होता, और बेंगोली मीडियम में मैंने ये देखा है मैथ्स में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। ये इंग्लिश बेंगोली मीडियम का बहुत कमजोरी रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग क्या कीजिए कि इंग्लिश को ज्यादातर और मैथ्स को ज्यादातर फोकस कीजिए। बात भी कि आप लिख के आइए, जरूरी है। आपने बेंगोली में, मतलब आप तो बेंगोली मीडियम, तो बेंगोली में कैसा बच्चों लोगों को पढ़ना चाहिए? बेंगोली में अगर बच्चे लोग देखेंगे कैसे पढ़ना चाहिए बेंगोली? जो मदर टंग होता है वो हमें सहायता करता है, क्योंकि हम जब इंग्लिश में लिखते हैं तो हमें पहले उसे प्रोसेसिंग करना पड़ता है कि बंगाली में पहले हमारे दिमाग में सोचना पड़ता है, या हिंदी जिनका जो मातृभाषा है, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके फिर लिखना पड़ता है। लेकिन जो मातृभाषा है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं मीडियम में, तो मेरा जो बंगला था, तो बंगला में जो मेरा सर में आता है डायरेक्ट उसको ही लिखना पड़ता। और उसमें हमेशा हमें एग्जाम से पहले ना जो कवि या जो लेखक होते हैं उनको उनका नाम याद रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं उससे हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन एक कवि ने लिखा है, इस जो कहानी से या इस पोएम से उठाया गया है, तो इससे भी हमें मार्क्स मिलता है। एक की पॉइंट है। इसके अलावा हम लोग जब कुछ पढ़ते हैं, ग्रामर हमें बहुत सहायता है, क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के कारण से सबसे ज्यादा बच्चों का जो नंबर है काटा जाता है। परंतु जो ग्रामर है उसको हम लोग को कभी भी रटना नहीं है, उसके हम लोग याद में रखना है कि कैसे क्या क्या होता है। तो इससे जब हम माइंड मैप की तरह बनाते हैं ग्रामर को, तो हमें सहायता करते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे भी काफी बच्चे हैं, तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है वो बोल सकते हैं। रहीम, आप बोल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है बोल सकते हैं, ओपन। छोरा, कोई क्वेश्चन है इनसे? कोई भी? दिव्यंजन सर, आपने जो बताया ना कि 2-3 लाइन छोड़ छोड़ के नीट एंड क्लीननेस, जो एग्जामिनेशन हॉल में जिन लोग रहते हैं ना, टीचर्स लोग, उन लोग बोलते हैं मत छोड़ो। अच्छा, लाइन नहीं छोड़ना। लाइन नहीं छोड़ना, एक ही लाइन छोड़ो, नहीं तो बहुत स्पेस खा लेगा। इसका क्या करना है? देखिए, अगर आप बोर्ड में एग्जाम लिखने जाएंगे तो वहाँ पे आपके स्कूल के एग्जामिनर्स नहीं होंगे और ना वहाँ पे कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। तो उस हिसाब से आप अपना जो है ना, आपको जैसा आपको लिखना है आप वैसे उसको लिख सकते हैं। आप 2-3 लाइन छोड़िए, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, वहाँ पे आपको बोलने वाला कोई नहीं है। आप अगर स्कूल में लिखते हैं तो आपको टीचर बोलेगा हाँ ये पेपर खत्म हो जाता है, तो तुम क्यों इतना स्पेस छोड़ रहे हो। आप उसमें मत देखिए, आप जो अपने बोर्ड्स पे फोकस करेंगे। जब आप बोर्ड जब लिखेंगे, आप वो बोर्ड के जो सेंटर होता है वहाँ पे आपको पेपर्स की कोई कमी नहीं है। आप जितना चाहिए आपको उतना आप लीजिए। आप अगर आपको चाहिए कि हाँ मेरे को 2 लाइन छोड़ना है तो मैं छोड़ूंगा, आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता। ये सिंपल सा बात है। और एक चीज है, मतलब मैंने कॉलेज टाइम में मैंने जो किया है, मतलब हम लोग भी कॉलेज में काफी लिखना पड़ता, इंजीनियरिंग में काफी लिखना और डायग्राम भर भर के बनाना पड़ता। तो हम लोग पेपर कैसे लिखते थे इंजीनियरिंग में, अगर ये A4 साइज है ना, क्वेश्चन पेपर हम सेंटर में लिखते थे, क्वेश्चन और आंसर, साइड में नहीं। मतलब जो लाइन रहता ना, साइड में नहीं, हम लोग सेंटर में लिखते। ये क्वेश्चन, इसका आंसर,
समझा? तो वो हिसाब से हम लोग लिखते हैं। मतलब एग्जाम में ऐसा कि आप भी कर सकते हो, जैसे A4 शीट देता है ना आप लोगों को, तो क्वेश्चन साइड में मत लिखो, क्वेश्चन का आंसर साइड में नहीं मत लिखो, सेंटर में लिखो। सेंटर में जैसा पैरा होता है ना, पैराग्राफ लिखते हैं, तो सेंटर में क्वेश्चन पहले आंसर, क्वेश्चन 1 आंसर उसका लिख के फिर स्टार्ट करो, फिर खत्म हो गया, फिर अंडर देन लाइन दे 2-3 लाइन छोड़ के फिर नीचे क्वेश्चन, फिर ऐसा, ना कि साइड में। नहीं, साइड में मत लिखो, उनको ज्यादा एग्जामिनर को उनको ज्यादा फोकस वहां सेंटर में पड़ता है, तो आपका क्वेश्चन आंसर वहां लिखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इंजीनियरिंग में ही करते थे और अच्छा मार्क मिलते थे, मतलब हम लोग को भी टीचर यही बोलते थे। तो आप लोग शायद साइड में लिखते थे, नहीं आप सेंटर में, मतलब ऐसा होता है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना, वो भी ऐसा ही होता है बीच में लिखने से। और बोर्ड का जो पेपर है वो ऐसा पोर्ट्रेट सीधा नहीं आता, वो लैंडस्केप में आता। तो मतलब काफी एक्सपीरियंस हम लोग को मिला है आप लोग से, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। अगर क्योंकि आप लोग बहुत यंग हैं, मतलब अभी 11 में हैं, तो 12 में आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे लोग ये देखें और आप लोग कुछ सीखें कि जो बच्चे लोग देखें, हर बच्चे सब एक लेवल नहीं होता, हाथ तो उंगली सब एक लेवल नहीं है, अलग अलग। कोई पढ़ने में अच्छा होता है, कुछ बुरा वो भी होता है, हाँ ठीक है। तो क्योंकि हम लोग पढ़ने का मन नहीं करते, कि काफी ऐसा बच्चे घूम रहे हैं, तो चलो पास तो हो जाएंगे, बट लास्ट में जाके अच्छे जो पढ़ते हैं उन लोग इतना ड्रॉप आउट, बट कॉन्फिडेंस बोलते नहीं, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना कि नहीं मुझे सब आता है मैं जाके लिख दूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो नहीं करना गलती से भी। आपको पढ़ना है कि मुझे मेरे लिए पढ़ना है, कि दूसरों के लिए दिखाने के लिए मैं दिन पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो नहीं, आपको खुद के लिए पढ़ना चाहिए। हाँ, दिमाग से पढ़ना चाहिए, ठीक है? तो लास्ट आप लोग दोनों अभी के जो 10 के एग्जाम बच्चे लोग हैं, उनको क्या बोलना चाहते, क्या टिप देना चाहते हो आप, वो थोड़ा बताइए। तो मैंने जो अभी तक बोला था पूरा जो बेस्ड था कि सब्जेक्ट्स के ऊपर, मैं बोलना चाहूंगा कि एग्जाम जो हॉल होता है, एग्जाम सेंटर, वहाँ के ऊपर। तो एग्जाम सेंटर में जब हम जाते हैं, एक पानी का बोतल लेके जाना है, वहाँ पे हमेशा ट्रांसपेरेंट लेके जाना पड़ता, लेकिन पानी का बोतल लेके जाना है, क्योंकि हम लोग जब थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते हैं और लिखते हैं, उससे हमारा जो माइंड है वो फ्रेश होता है और हमें लिखने में सहायता होता है। इसके अलावा हमें नीट एंड क्लीन रखना है, टाइम को मैनेज करना है, और बातों में कभी खोना नहीं, कि पीछे के जन से पूछना कि ये इसका आंसर क्या है, उसका आंसर क्या है, तो ये सब हमें नहीं करना है। क्योंकि अगर उस टाइम में अगर ऐसा एग्जामिनर देख लेता है कि चलो इस बच्चा ने ऐसा किया, तो उससे आपका जो फ्यूचर के ऊपर एक बहुत डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर कैसा बन सकता है। क्योंकि एग्जामिनर का कारण से भी बहुत जन एग्जाम नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए आपको याद रखना है कि कभी भी एग्जाम हॉल में जाके ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करना है या फर्रे नहीं मारना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा बात बोला है आपने कि हम लोग कोई भी अरे फ्रेंड दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, वो नहीं करना आपको, क्योंकि आपका ऊपर डिपेंड है आपका 10। अगर फ्रेंड बोलेंगे कि अरे मुझे दिखाओ, कब दिखाओ, आपका कंप्लीट हो गया तब आप ठीक है बोल दो मेरा कंप्लीट होना दो, फिर मैं बताऊंगा। हेल्प करो, जरूरत नहीं कि तभी हेल्प करो, कि पहले आप कर लो, पहले आपका कंप्लीट कर लो, अगर कंप्लीट हो गया फिर आप तब फ्रेंड को हेल्प कर सकते हो, ठीक है? ये चीज होना चाहिए। आप क्या बोलना चाहते हैं? बोलने को ऐसा कुछ नहीं, मगर आखिरी में बस इतना ही बोलूंगा कि आप जो एग्जाम लिख रहे हो अभी जिन लोग 10th में लिखेंगे बोर्ड्स, 12th का तो छोड़ो, उनको एक्सपीरियंस हो, बट 10th में जिस लोग अभी बोर्ड्स लिख रहे हैं, फर्स्ट टाइम लिखेंगे, तो आपको एक ही बात, आपको डरना नहीं है। आप अपना जितना प्रिपेयर करें, अब उतना तो लेके आप अपना जो एक अंदर में जो एक अपना मोटिव रखिए कि मैं कर सकता हूँ। तो और आप ये मतलब आपको कभी घबराना नहीं है कि मेरा परसेंटेज कितना आता है या फिर क्या, आपको बात के वो रिजल्ट के लिए नहीं सोचना है। आप बस अपना हार्डवर्क करिए, क्योंकि अगर आप हार्डवर्क करेंगे तो रिजल्ट अपने आप ही आएगा, उसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। हमेशा जो है कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, बस इतना। थैंक यू सो मच आज आने के लिए, इतना कीमती वक्त देने के लिए मेरे स्टूडेंट को। और अंडमान में ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो आपका वीडियो देखेंगे और कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलेगा उनको, कुछ ना कुछ टिप मिलेंगे उनको। तो मैं भी चाहता हूँ कि अंडमान के बच्चे हर बच्चे पास हो जाए अच्छा मार्क से, और अंडमान के स्कूल के जो गांव के स्कूल है, शहर के स्कूल, उनके स्कूल का नाम रोशन करे, टीचर का नाम रोशन करे। तो थैंक यू सो मच सभी का अंडमान फर्स्ट ब्रदर इनोवेटिव स्कूल से।